सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, आरोग्य भारती प्रयागराज काशी प्रांत की तरफ से आप सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज हम लोग एक स्वास्थ्य संगोष्ठी में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जिसका विषय है कोरोना प्रबंधन एवं जीवन शैली। कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वाशरने जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें, और मैं प्रोफेसर जीएस तोमर सर से निवेदन करूंगा कि सर कृपया भाई साहब को मंच पे स्थान। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर के तिवारी सर, सचिव उत्थान, आपका भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर जीएस तोमर सर, अध्यक्ष विश्व आरोग्य मिशन, कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष आदरणीय श्री नागेश जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आरोग्य भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र संयोजक माननीय श्री गोविंद जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कृपया आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आरोग्य भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र सह संयोजक माननीय श्री संग्राम सिंह भाई साहब से निवेदन करूंगा कृपया भाई साहब मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंचासीन हमारे आज के सम्मानित अतिथिगण। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हम सभी अपने आराध्य भगवान धन्वंतरी की वंदना करते हैं, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की वंदना करते हैं, माँ भारती की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं एवं दीप प्रज्वलन करते हैं, जिसका एक उद्देश्य है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। मैं मंचासीन हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि कृपया माँ भारती एवं भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ। माँ भारती एवं भगवान धन्वंतरी के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए
तत्कर्कं तत्चरणवाद्यपूर्णमृत्युदेशरां भूतालजीन जनता जनतप्रसंसो धनवन्तर्य स भगवान् भविताय भूयात्। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अतिथिगण एवं इस सभागार में उपस्थित सम्मानित। हम सभी लोग अपने स्थान पे सीधे बैठ जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी की वंदना करेंगे। हम एक लाइन कहेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। सामान्य मुद्रा में सभी बैठ जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः मंचासीन अभी सभी अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वाशन्य जी भाई साहब का एक परिचय आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार वाशन्य जी भाई साहब आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। वर्तमान में आप आयुष मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। आपने वर्ष 1979 में एमएससी बायोकेमिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। तत्पश्चात 1986 में आपने पीएचडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में पूर्ण किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही आपने 1 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं की। परंतु बाल्यकाल से ही आपके अंदर देशभक्ति की भावना थी, एक सेवा की भावना थी। आपने वह नौकरी छोड़कर आप देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आपने अपना जीवन आपने 1986 से सामाजिक कार्यों से अपने आप को जोड़ा और आरएसएस प्रचारक के रूप में आपने इलाहाबाद, लखनऊ एवं कानपुर में अपनी सेवाएं दी। 15 वर्षों तक आप प्रांत प्रचारक के रूप में आपने कार्य किया, जिसमें 10 वर्ष आपने झारखंड में एवं 5 वर्ष आपने कानपुर प्रांत में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2012 से आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
आपका केंद्र भोपाल है। ऐसे आदरणीय भाई साहब को मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत वंदना करता हूं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में भाई साहब के बाईं ओर बैठे हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीएस तोमर सर। आप अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व आरोग्य मिशन के। आपका भी इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आपके बाईं ओर हैं माननीय श्री नागेंद्र जी भाई साहब। आप आरोग्य भारती काशी प्रांत के उपाध्यक्ष हैं एवं आप माननीय हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त हैं। आपका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे सबसे दाहिनी ओर आदरणीय संग्राम सिंह जी भाई साहब। आप आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भी हैं और आप आरोग्य भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह संयोजक हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आपके बाईं ओर आरोग्य भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक माननीय श्री गोविंद जी भाई साहब का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आपके बाईं ओर हैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर के तिवारी सर, सचिव उत्थान। आपका भी मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत की ओर से हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर जीएस तोमर सर से कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ देकर आप उनका स्वागत करेंगे। मैं प्रोफेसर तोमर सर से निवेदन करूंगा सर प्रोफेसर जीएस तोमर सर से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर के तिवारी सर को मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर जीएस तोमर सर की माननीय श्री गोविंद जी भाई साहब को अंग वस्त्रम से सम्मानित करें। माननीय श्री संग्राम सिंह जी भाई साहब को अंग वस्त्रम से सम्मानित करें प्रोफेसर जीएस तोमर सर। तो लगता है कि जानबूझ नहीं जाए। अनुराग से निवेदन करूंगा कृपया आप आज के हमारे अतिथियों को कुछ देकर आप सम्मानित करेंगे।
अर्जियों के स्वागत की श्रृंखला में इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आरोग्य भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक माननीय श्री गोविंद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आपको आरोग्य भारती के संक्षिप्त परिचय से हमारे आज के इस सभागार में उपस्थित सम्मानित जनों को आप एक आरोग्य भारती से आप अवगत कराएंगे। सादर आमंत्रित करता हूँ आरोग्य भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक माननीय श्री गोविंद जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वाजपेयी जी हमारे राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष भी हैं। उस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर के तिवारी जी, अपने प्रांत के उपाध्यक्ष माननीय नागेश जी, डॉक्टर जी एस तोमर जी, जो इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जिनके कारण से हम लोग यहाँ आए हैं, माननीय जी एस तोमर जी तथा हमारे सहयोगी श्री संग्राम सिंह जी तथा हाल में बैठे हुए तथा इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय करने वाले, मंच का संचालन करने वाले श्री डॉक्टर अनिल जी तथा उपस्थित इस हाल में बैठे हुए अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक बंधु तथा हमारी हम सब जीवन में कहीं न कहीं कभी कभी गांव के परिवेश में रहे होंगे या गांव के जीवन को समझा। जैसा कि हम सब लोग जानते भी हैं कि गांव में वो सुविधा नहीं है जो शहरों में सुविधा रहती है। गांव दूर दूर होते हैं, ऐसे गांव भी पूरे देश में हैं जहां पर आने जाने का साधन भी नहीं है। एक बस होती है, सुबह चलती है, वही दूसरे समय शाम को लेकर के बस। पर्वतीय क्षेत्रों में कभी काम करने का मौका मिला था तो वहाँ की स्थिति और परिस्थिति अगर ध्यान में है अपने को आकलन करें तो सड़कें भी नहीं है, गरीबी भी है और शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे है। ऐसे समाज में रहने वाले लोग की संख्या हर है और उसके कारण से क्या है, गरीबी भी है, शिक्षा का अभाव भी है, तो बीमारियों से मरने की संख्या भी छोटी छोटी बीमारी से मरने की। और इसलिए प्रबुद्ध नागरिकों ने विचार किया, 2000 को शुरू किया था कि समाज में मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता तो जाते हैं, सेवा दे करके आते हैं, दवा दे के आते हैं, मरीजों को देखते हैं, लेकिन इससे इतना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एक बार देख करके आए फिर तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है। और इसलिए समाज में एक ऐसा करना चाहिए तो धर्म अर्थ काम उसको पूरा करते हुए जीवन के जो पुरुषार्थ के लक्षण थे कि व्यक्ति को 100 वर्ष से जिंदा रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन 20 साल 25 साल 50 साल तक गृहस्थ का विवाह,
उसके बाद 75 साल तक वानप्रस्थ का जीवन और फिर सन्यासी जीवन बिताते हुए समाज का, राष्ट्र का काम करने का प्रयास, ऐसा करते हुए व्यक्ति को 100 वर्ष की और इसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पूरा करने का प्रयास भी होना चाहिए। और इसलिए धर्म को पहले रखा है, अर्थ को रखा है, उसके बाद ही और इन सभी पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को ठीक रखना पड़ता है। अपना शरीर हमारा स्वस्थ रहे, ये कर्तव्य हमारा है। बीमार होने पर डॉक्टर को जाइए, लेकिन बीमार ना पड़े, ये प्रयास में हम कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह स्वस्थ व्यक्ति जब रहेगा तो स्वस्थ परिवार बनाने का प्रयास भी करेगा, और जब स्वस्थ परिवार बनेगा तो स्वस्थ ग्राम भी बन सकता है, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना भी हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से लेकर के भारत में 2002 में कोची में धन्वंतरी जयंती के दिन आरोग्य भारती का कार्यक्रम हुआ। 2004 में रजिस्ट्री हुई, 2006 से प्रदेश में आरोग्य भारती के 40 प्रांत है प्रदेश का, हर जगह प्रांत की थोड़ी हमारी है, और एक 80% से ऊपर यानी 90% तक जिलों में भी कोई ना कोई कार्यक्रम। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, इसी कल्पना को लेकर के आरोग्य इसमें डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, इंजीनियर भी है, किसान भी है, व्यापारी भी है, रिटायर्ड पर्सन भी है, सभी तरह के कार्यकर्ता को स्वस्थ रहना चाहिए। इसलिए सभी प्रकार की कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ समय देने वाले, कुछ समय को पूरा देने वाले, कुछ घंटे का समय देने वाले, ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची भी है तो हर क्षेत्र में काम करते हैं। जैसा कि कहा, स्वस्थ व्यक्ति के छोटे छोटे आयाम, जैसे हम कहते हैं सूरज निकलने के पहले उठ करके बिस्तर छोड़ना चाहिए, और बिस्तर छोड़ने के बाद सामान्य पानी, गुनगुना गर्म पानी मिले तो अच्छा है। 2 से 3 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन एक होता है उसमें लाल बनती है सलाइवा, उस लाल में जो अनडाइजेस्ट रहती है उसको पचाने का गुण होता है। इसीलिए हम कहते हैं रात में सोते समय सवेरे जब हम पानी पिएंगे, जो लोग पीते होंगे हमको अनुभव भी है कि तुरंत लगता है कि हमको सोच जाना चाहिए, और जब सोच जाते हैं तो क्लियर भी हो जाता है। पेट को साफ रखना 90% बीमारियों को ठीक करने का काम। उसके बाद शरीर के हिसाब से महिलाएं हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, सबको कुछ ना कुछ व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग में भी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक चारों प्रकार से व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। केवल शारीरिक स्वस्थता से स्वस्थ नहीं होता है, अन्यथा मिलिट्री में रहने वाला व्यक्ति तो शारीरिक स्वस्थता होती है, लेकिन मानसिक और मनोवैज्ञानिक अस्वस्थता से थोड़ी देर बातों पर लड़ भी जाता है। इसलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कहते हैं कुछ न कुछ प्राणायाम, योग, आसन, कुछ आध्यात्मिक चीजों में जाना चाहिए। तो क्या होगा, व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा, निरोगी भी रहेगा। इसी के साथ साथ हम खान पान की व्यवस्था भी करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति का खान पान भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। साथ ही साथ सवेरे जलपान के समय अंकुरित अगर चीज मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तेल, घी, मसाले का उपयोग कम करना चाहिए।
साथ ही भोजन तो गर्म गर्म करना चाहते हैं, लेकिन ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना। फ्रिज एक्चुअली बना था दवाओं का रखने। आधुनिक युग में हम सब लोगों ने फ्रिज का प्रयोग अपने घरों में भोजन के समय इस्तेमाल करते हैं। उसके कारण से जब ठंडा पानी पीते हैं और गर्म भोजन कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसीलिए हमको गंदा गर्म पानी पिए या नॉर्मल पानी पीना चाहिए, वही भोजन के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद, जिससे डाइजेशन में दिक्कत नहीं हो, अपच। इस प्रकार से अपने स्वस्थता के लिए अपने विरुद्ध आहार को भी बनाए। विरुद्ध आहार लेंगे तो उससे कई तरह की बीमारियां होती। आज 90% बीमारी जो हो रही है उसका कारण यही है कि हम कहीं ना कहीं खान पान में, अपने ऋतुचर्या में, अपने दिनचर्या में कहीं ना कहीं बदलाव। इसलिए मानसिक तनाव भी है, डायबिटीज की शिकायत भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और यहाँ तक कि कैंसर का जो इलाज चल रहा है उसका भी कारण है। इसलिए अपने दिनचर्या को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमें ठीक ढंग से अगर बने रहेंगे तो निश्चित तौर से हम 100 साल की उम्र है जिसको भारतीय संस्कृति ने बनाया है, वो ठीक ढंग से करते हुए अपने जीवन को काट सकते हैं। और इसलिए अपना ग्राम स्वस्थ ग्राम बने, अपने 18 आयामों में काम करें। अगर बीमार पड़ते हैं तो घरेलू उपचार है, वनौषधि का पालन है, योग, सूर्य नमस्कार है, मधुमेह प्रबंधन है। ऐसे करते हुए महिलाओं के बीच में आयाम है, शिक्षा विद्यार्थियों के बीच में कार्य है, विद्यालयों में प्रबोधन का काम है, जिससे हम सब लोग स्वस्थ रखने की दिशा में जरूरत पड़ती है। हमें कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित तौर से ये काम सबका है, ये केवल अकेले कोई व्यक्ति करेगा तो संभव नहीं। इसलिए इसमें सैकड़ों व्यक्तियों की आवश्यकता है, हजारों की। हम सब निवेदन करते हुए जा रहे हैं कि आप लोगों में से भी कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता हो, काम करने का इच्छुक हो, तो हम सब लोग मिलकर के काम करें तो अपना विद्यालय भी एक स्वस्थ विद्यालय बन सकता है। अपने विद्यालय को भी हम स्वस्थ बना सकते हैं। यहाँ के अध्यापकों को स्वस्थ रखना, यहाँ के बच्चों को स्वस्थ रखना, अगर परिणाम सिखाया तो देखा देखी दूसरे विद्यालय भी आपके। और वास्तव में ये नकल करते करते पूरा देश एक विद्यालय का एक अच्छे विद्यार्थियों के चयन करते हुए, अध्यापकों का चयन करते हुए एक अच्छा योग बन सकता है। एक ही बात जय। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। निश्चित ही सबसे बड़ा जो धन होता है हमारा स्वास्थ्य, आरोग्य, भारतीय इसी स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ ये सिर्फ और सिर्फ आरोग्य के माध्यम से ही संभव है। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि वह बीमार पड़े। और आरोग्य भारती का यही उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच में जाकर उन्हें ये बताएं कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। जो लोग आयुर्वेद से मतलब मूलतः परिचित नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण है। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य बीमार की चिकित्सा करना नहीं है। आयुर्वेद यह चाहता है कि आप और हम बीमार ही न। इसीलिए आज का जो विषय रखा गया है कोरोना प्रबंधन एवं जीवन शैली। हमारी अगर जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल अगर सही है, 83% से अधिक बीमारी जो है आज लाइफ स्टाइल की वजह से है। अभी इस पे आगे भी चर्चा हमारे आज के माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय भी करेंगे अपने उद्बोधन में। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर GS तोमर सर को कि सर कृपया आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को नवोदित करेंगे। प्रोफेसर GS तोमर सर, एक बार जोरदार ताली।
सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। आज प्रयागराज की तपोभूमि में सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महर्षि डॉक्टर अशोक कुमार भाषण जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपको मैं महर्षि इसलिए कहता हूं, वर्तमान परिदृश्य में संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का जो संघनन आप संपूर्ण भारतवर्ष में जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप वंदनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका नमन करता हूं। आप आपकी धरा से ही परास्नातक एवं आपने जो है पीएचडी करने के बाद जो सेवाएं भी दी और सेवाएं देने के बाद आज संपूर्ण विश्व में मां भारती की सेवा में आप लगे हुए हैं, तो ऐसे महर्षि को मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। और दूसरे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रयागराज के मालवी जी, जिनको के तिवारी जी को मैं मालवी जी इसलिए कहता हूं कि शिक्षा की अलग जगाने के लिए जो आपके अंदर जिज्ञासा है, जो आपका अंदर उत्साह है, आपके उस उत्साह को मैं प्रणाम करता हूं कि आप निरंतर इसी सोच में रहते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा के स्तर को उन्नयन किया जाए और संपूर्ण समाज में शिक्षा की ज्योति को किस प्रकार से अग्रसर किया जाए। इसके लिए आपकी इस जिज्ञासा को मैं प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से आपकी इस धरा पर आयुर्वेद का एक विश्वविद्यालय स्थापित हो, जो कि आपके एक बहुत बड़ा ऋण है। इस ऋण को पूरा करने के लिए आप लगे रहे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। हमारे साथ हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप संयोजक भाई गोविंद जी भाई साहब बैठे हुए हैं। वो निरंतर रूप से वो सक्रिय रहते हैं और हम लोगों को निरंतर जागरूक करते रहते हैं कि किसी प्रकार से आप जन सामान्य की सेवा में लगातार लगे रहें। हमारे नागेंद्र जी, जो कि आपके आरोग्य भारती काशीपुरम के उपाध्यक्ष भी हैं, आपके लगन को देख करके आप हम लोगों के अंदर भी हमेशा जोश भरते रहते हैं कि आपको कार्य करना है और समाज के लिए समर्पित रहना है। क्योंकि अपना कार्य तो हर व्यक्ति करता है, समाज का कार्य करने के लिए हमको संगत रहना चाहिए। हमारे डॉक्टर संग्राम सिंह जी हमारे साथ हैं। आप भी निरंतर रूप से हर कार्यक्रम में लगन से काम करते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज इस प्रयागराज की इस तपस्थली में हमारे जो इंजीनियर्स, जो हमारे प्रोफेसर्स और फैकल्टी के लोग भाई और बहनें बैठे हुए हैं, उन सबको मैं बहुत प्रणाम और नमन करता हूं। क्योंकि शिक्षा और जागरूकता के प्रति, चिकित्सा के प्रति स्वागत, आपका अंदर जो लगन है, उस लगन को मैं देख चुका हूं। क्योंकि मेरे काफी कार्यक्रमों में मैं आया हूं। मैं देखता हूं कि कार्यक्रम के बाद भी मेरे पास काफी मेल जाते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो जागरूकता है, मेरे MNIT में मेरे व्याख्यान हुए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएबल जो फीडबैक मिला है वो इस संस्था से मिला है। तो आपके अंदर का विद्यार्थी जो जीवित है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हमारे डॉक्टर अवनीश पांडे जी, ये युवा हैं और इनके अंदर कार्य करने की बहुत बड़ी क्षमता है। और उस क्षमता को नमन करता हूं कि आप रात को कार्यक्रम 8 बजे करना है तो शाम को 6 बजे ये बड़े परेशान से दिखाई पड़ते हैं कि 6 बज रहा है, 8 बजे हमें ये प्रोग्राम करना है। तो इनके साथ करीब सैकड़ों कार्यक्रम हम लोगों ने संपादित किए। तो इनके अंदर जो अपनी लगन है, राज की सेवा में रहते हुए इस देश के लिए, पीड़ित मानवता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। तो इनकी क्षमता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, आज जो विषय रखा गया है, माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपके सामने विशेष रूप से इस बारे में जागृत करेंगे। मैं कुछ चीजें आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा चिकित्सक होने के नाते कि जीवन शैली और कोरोना प्रबंधन की बात आई। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत नमन करता हूं। उन्होंने एक बात आपके सामने रखी कि आपदा में अवसर की तलाश, और वही हुआ। हमारे आयुष मंत्रालय ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में आज आपके सामने कोरोना कालखंड में कुछ ऐसे प्रयोग करके सामने रखा कि आयुर्वेद आज केवल भारतवर्ष की 4 दीवारी तक सीमित न रह के अक्रॉस द ग्लोब संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बना रहा है। हमारे करीब 28 कार्यक्रम इंटरनेशनल मंच से हुए। अंतरराष्ट्रीय मंचों में जब मेरे पास मेल आते हैं, डॉक्टर तोमर टेल मी द साइड इफेक्ट्स ऑफ द हल्दी, व्हाट इज द प्रॉपर टाइम टू टेक तुलसी, and what is the side effect of ashwagandha,
such type of the questions are raised by the international audience, specifically from the medical universities. तो गुरुजी आज जनप्रिय हो गई है. गुरुजी के बारे में आज बात करिए तो जो 70 साल के इतिहास में भारतवर्ष ने नहीं कर पाया, 70 वर्ष के बाद कोरोना कालखंड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा हुआ कि भारतीय विधा, आज भारतीय विधा संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर स्थापित होने जा रही है. हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय आपको बताएंगे इस आयुष क्वाथ का प्रयोग यूके और यूएसए में कितने % पॉपुलेशन ने किया. ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा. तो साथियों, कोरोना कालखंड की बात के बारे में एक चीज आपके सामने बताना चाहूंगा. 18वीं सदी से मैंने एक अध्ययन किया और 18वीं सदी से लेकर आज तक एक नई चीज नहीं है. कभी स्वाइन फ्लू, कभी इबोला वायरस, कभी चिकनगुनिया, कभी स्पेनिश फ्लू और कभी HIV, तमाम प्रकार के एपिडेमिक्स और आपके सामने पेंडेमिक्स आते रहे. और उन पेंडेमिक्स में एक चीज भूल है जो मैं आपके सामने विशेष रूप से बताना चाहता हूं, चिकित्सक होने के नाते अपने अनुभव, 40 वर्ष का चिकित्सा का जो अनुभव है वो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी पेंडेमिक्स आते रहे, इन पेंडेमिक्स के बारे में 5000 वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने अपनी संहिता में, महर्षि सुश्रुत ने अपने संहिता में इसका सब उल्लेख किया है. जनपदोध्वंस के अध्याय में, जब वायु, जल, देश, काल दूषित होगा तो इस प्रकार की बीमारियां फैलती रहेंगी. और आपको आश्चर्य होगा, महर्षि सुश्रुत ने प्रसंगात गा संस्पर्शा न्यासा से भोजनात् सशय्यासनाश्चैव वस्त्रमाल्यान लेपनात् कुष्ठम जरम तसोसश्चय नेत्राभिषण एवच औपसर्गिक रोगाश्चर्य संक्रमण नरम. ये औपसर्गिक रोग कैसे फैलते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में, जो डिस्क्रिप्शन महर्षि सुश्रुत ने कर दिया, आज चिकित्सा विज्ञान इतने विकास के बावजूद भी एक नया चीज नहीं जोड़ सकता. It is complete in all aspects. They were fully aware regarding the infectious diseases. In spite of that, they have not described any concept of the antibiotics. My dear friends, antibiotics की बात उन्होंने नहीं किया. आज लौट करके पाश्चात्य चिकित्सा विधा भी उस एंटीबायोटिक्स के बारे में निंदा करना शुरू कर दी है. आपने कोरोना कालखंड में देखा, एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग हुआ, उसके क्या साइड इफेक्ट्स आए. रेमडेसिविर का प्रयोग हुआ, क्या साइड इफेक्ट्स आए. आइवरमेक्टिन दिया गया, क्या साइड इफेक्ट्स सामने आए. अल्टीमेटली उन्होंने यू टर्न ले लिया. यू टर्न लेकर के कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है. और चाहे तुलसी की बात करें, चाहे हल्दी की बात करें, चाहे गुरुची की बात करें, अश्वगंधा की बात करें, दालचीनी की बात करें, इसके बारे में कभी कोई चीज जो महर्षियों ने लिख दिया है वो अक्षरशः सत्य है. पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान जो आपका है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी चीज की. ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस. बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेद, ये आपको जानना चाहिए कि आयुर्वेद का अपना मानना है कि कोई चीज किसी वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर आधारित नहीं है. आप कोई वायरस आपके शरीर में गया, आपको रोग हो जाए, ऐसा नहीं है. हमारा सिद्धांत क्या है कि ध्रुव चतुर्नाम सानिध्यापूर्वक ऋतु क्षेत्रापो बीजानाम सामग्र्यादं कुर्वता. कोई बीज को अगर आप या टाइल्स के ऊपर डाल दें तो अंकुरित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा. बीज को अंकुरित होने के लिए 4 चीजें चाहिए. ऋतु, सीजन मस्ट बी प्रॉपर. क्षेत्र, द फील्ड मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड. अंबु, देयर मस्ट बी प्रॉपर वाटर सप्लाई. एंड बीज, द सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. जब तक ये 4 चीजें नहीं होंगी, बीज अंकुरित नहीं होगा. Similarly, any pathogen can enter in the body till it will not reside there and not multiply and reach up to a desirable number. There will be no disease. HIV, कोरोना अंदर जा सकता है और जाने के बाद में वो रहेगा अगर वो शरीर में रुक गया. क्योंकि आपकी इम्यूनिटी होती है, वो क्या होता है, क्षेत्र है. शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका क्षेत्र है. अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कंप्रोमाइज होगी, बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, डिजायरेबल नंबर पहुंचेगा और आपको रोग हो जाएगा. Unlike the Western medicine, Ayurveda does not believe merely entry of a pathogen is responsible for the disease. हम ये मानते हैं कि अगर क्षेत्र आपका प्रशस्त है, माने आपकी इम्यूनिटी बरकरार है, तो आपको कोई भी पैथोजन शरीर में डेवलप होके मल्टीप्लाई डिसीज नहीं कर सकता. आपने खुद देख लिया. 3 तरह के बल होते हैं, उत्तम बल, मध्यम बल और हीन बल. उत्तम बल के लोगों को कोरोना हुआ, कोरोना अंदर गया और लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, रुक ही नहीं पाया, खत्म हो गया. दूसरे नंबर के थे, उनमें कोरोना अंदर गया, सरवाइव किया, वो पॉजिटिव आए,
लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, कोई लक्षण नहीं आए, दूसरों को कह देने की तरह उन्होंने काम किया डिसीज फैलाने का। तीसरे प्रकार के लोग थे जिनकी कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी हीन बल था, वो कोरोना अंदर गया, मल्टीप्लाई हुआ और लंग्स को डैमेज किया, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और आपको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यही सबके सामने रखा है कि इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी इज ओनली द अल्टरनेटिव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द वायरस डिसीजेस। उस इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? एक दिन का काम नहीं है। आयुर्वेद में, अष्टांग आयुर्वेद में 2 स्वतंत्र अध्याय रसायन और बाजीकरण के नाम से वर्णन किए गए, काय बाल ग्रोह धंधा सलिता प्रसाद। और उसका काम क्या था? स्वस्थ ओजस कर्म रसायनम, जो औषधियां स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को और समुन्नत करें, वही रसायन है। Thousands and thousands रसायन मेडिसिन आर डिस्कवर्ड इन आयुर्वेद, लाइक फ्रॉम च्यवनप्राश। च्यवनप्राश की सेल जितना इस बार हुआ है, एंटीबायोटिक से 10 गुना ज्यादा हो गया। और आज वो लोग करना शुरू कर दिए चर्चा किसकी? प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। आपके शरीर में असंख्य जीवाणु और विषाणु है। Most of the bacteria, they are useful to the body. If you are taking some antibiotic, it will spoil your normal flora, leading to the loose motions. आपको डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा खाना खाने एंटीबायोटिक खाने के बाद। लेकिन हम एंटीबायोटिक की बात नहीं करते, हम रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कोई वायरस और बैक्टीरिया शरीर में आक्रमण करने के बाद भी सर्वाइव न करने पाए। तो इसलिए झंडू फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से हम लोगों ने एक रिसर्च किया इसी कालखंड में, और WHO के और ICMR के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इम्यूजान, मैंने कहा कि जो दवाई ऐसी दिया जाए जो कि 1 टैबलेट पर डे, क्योंकि इम्यूनिटी इज नॉट वन डे अफेयर, एक दिन का काम नहीं है। आप रोज लीजिए और इंतजार मत करिए कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तब लेंगे। 1 टैबलेट पर डे। या तो उसके अंदर क्या है? अश्वगंधा है, बला है, शतावरी है, तुलसी है, हल्दी है, दालचीनी है, गुलची है, सारी चीजें हैं। 1 टैबलेट पर डे आप लेंगे, यू विल बी हेल्दी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे काम करेगी। इस प्रकार से इन औषधियों का चयन आप करें और पूर्वे वयस्य मध्यवा मनुष्य से रसायनम प्रियंजीर विषक प्राग से सूत्रमुद्रा। आपको पूर्व वयस इनिशियल एज में करना है या आपको मध्यावस्था में करना है। बाकी के वृद्धावस्था में अगर आप सोचेंगे कि हम रसायन का प्रयोग अब करें, रोगों से बचाएंगे, लेकिन जो है करना कब चाहिए? प्रारंभ से भी करना चाहिए। जीवन शैली में हमारे माननीय गोविंद जी ने आपके सामने बात रख दिया कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद में उषा पान का क्या महत्व है। और तिल का तेल नाक में डालने के लिए, प्रतिमर संरक्षण के लिए नाक डालिए, यही आपका क्या है? यही है एंट्री पॉइंट, नाक और मुख। मुंह में आपका करते हैं कमल और गंडूस, तिल तेल को मुंह में रखिए, चलाइए, निकाल दीजिए और नाक में 2-2 बूंद डालिए। तो इन दोनों को आप रोक के रखेंगे और साथ साथ में अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, सदाभार प्राणायाम है, इसका प्रयोग करें तो जीवन शैली आपकी सही रहेगी, तो अपने आप को आप बचा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि झंडू फार्मास्यूटिकल्स के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर संतोष आए हुए हैं। कार्यक्रम के अंत में सब लोगों को इम्यूजन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कराएंगे कि जिससे कम से कम आप लोग उसका प्रयोग करते रहें और स्वस्थ रहें। और तिवारी जी के मैं कहूंगा कि जब भी चिकित्सा के शिविर के लिए, किसी के लिए जब कभी भी आप इच्छा जाहिर करेंगे, निःशुल्क रूप से चिकित्सा थेरेपी ऑर्गेनाइज करूंगा आपके विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक समय न लेते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को उद्बोधन को आप लोग सुने, और इसके लिए मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। मैं अधिक समय न लेते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय, परम श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार वाशनी जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करता हूं। भाई साहब आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय भाई साहब। कार्यक्रम में उपस्थित अपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर के तिवारी जी, जो यहाँ के सभी संस्थाओं के प्रमुख हैं,
अभी मेरे से पहले जिनका उद्बोधन चल रहा था, हमारे विशिष्ट अतिथि और विश्वायन मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर GS तोमर जी, इस कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष काशी प्रांत के हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान नागेंद्र जायसवाल जी, मेरे दोनों सहयोगी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक श्रीमान गोविंद जी और उनके सहयोगी श्रीमान संग्राम सिंह जी, हमारे काशी प्रांत के सह सचिव डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे जी जो संचालन कर रहे हैं, इस सभागार में उपस्थित इस संस्थान से जुड़े हुए सभी शिक्षक बंधु भगिनीगण, विगत 18 माह से हम कोरोना कालखंड में चल रहे हैं और यह ऐसी बीमारी है कि प्रत्येक के जीवन में पहली बार ही आई है, क्योंकि 100 वर्ष पहले आई थी, उस समय से हम में से कोई भी नहीं रहा और कुछ पहलू उसके सबके सामने आए जो शायद पहली बार आए होंगे और कुछ तो ऐसे पहलू हैं, अगर मैं चर्चा करने बैठूं तो मेरे से अधिक आप जानकारी दे सकते हैं। बीमारी है, महामारी है, वैश्विक स्तर की है, व्यक्ति है वह केवल थोड़े समय के लिए स्वस्थ नहीं रहना चाहता, वो जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है, क्वालिटी लाइफ जीना चाहता है। कैसे तो भी जीवन नहीं चलाता और उसके लिए वो बहुत बड़े उपक्रम भी नहीं करना चाहता। सौभाग्य से इस कालखंड में ऐसा ही अवसर हम सबको मिल गया और ऐसे उपक्रम हम सबने किए हैं। केवल मैं थोड़ा थोड़ा स्मरण कराता हूं, लेकिन उसके पहले और एक जानकारी देना उचित रहेगा कि कोई दवा ना होते हुए भी कुछ पहलुओं को हम ध्यान करें। सरकार की ओर से कुछ सूचनाएं मिली सबको, हमारे देश में पालन किया लोगों ने। हर भारतीय का एक स्वभाव है सेवा भाव, जिसको जहां मौका मिला उसने वही सेवा कार्य किया। एक से एक अप्रतिम उदाहरण भरे पड़े पूरे देश भर में। मैं पूरे देश में घूमता हूं, मुझे मिलते हैं, बताते हैं और मैं एक्सचेंज भी करता हूं, लेकिन यहां मौका नहीं मिलेगा। तीसरा, जिन विषयों के बारे में आयुर्वेदिक चिकित्सक चर्चा करते थे पहले, बायोलॉजिकल सिस्टम से जुड़े जो लोग चर्चा करते थे, आज जन सामान्य उसकी चर्चा करता है। काढ़ा, आज किसी भी दवा की दुकान पर जाइए, काउंटर पर ढेरों इम्यूनिटी बूस्टर्स रखे मिलते हैं। चूर्ण के रूप में मिलेंगे, रॉ भी मिलेंगे, अवलेह के रूप में मिलेंगे, बटी के रूप में भी मिलेंगे, अलग अलग प्रकार से। हर कंपनी के पहले हम प्रयोग करते थे क्या? पहले जब वैद्य बताता था तो अरे कौन इसको उबालेगा, क्या करेंगे, कोई रेडीमेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लेकिन आज रेडीमेड भी है और लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। और हम ध्यान करें, पिछले वर्ष जब आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी तो 2 बार जारी की थी। पहली बार में काढ़े के बारे में बताया था, गिलोय, पिपली, दालचीनी, ऐसे कुछ कंपोनेंट बताए थे। बाद में ध्यान में आया कि गिलोय तो मिल जाएगी, पिपली कहां से मिलेगी, तो खरीदनी पड़ेगी और लॉकडाउन में बाजार बंद है। तो दूसरी एडवाइजरी जारी की और तब उन्होंने तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च इसका प्रयोग बताया और लोगों ने प्रयोग किया, क्योंकि ये चीजें ऐसी थी जो हर व्यक्ति के पास सरलता से उपलब्ध हो जाती थी। और इसलिए
यह हमारे विचार करने के लिए है कि जो जो काम हमने किए वो हमारे काम के लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक पढ़ाता भी है, पढ़ाता भी है, और कुछ शिक्षक साधना भी करते हैं, तभी वे प्रोफेसर लेवल पर पहुंचते हैं। प्रोफेसरशिप का मतलब ही है आचार्य बनना, आचरण में धारण करना। तो मैं भी उस दिशा में न ले जाकर केवल इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसे छोटे छोटे कार्य जो हमने इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, उसकी आपाधापी में, व्यस्तता में छोड़ दिए थे, वे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। जैसा कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वैसे ही है। हमारी भारतीय संस्कृति में था पहले। हम याद करें कि कोई व्यक्ति बाहर से चल के आया, जूते चप्पल बाहर उतारो, हाथ मुंह धो, अंदर बैठेंगे, पानी पिएंगे, तब कुछ चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति आएगा, एक सामान्य सहज स्वभाव था, लेकिन धीमे धीमे विकास हो गया। पैदल की जगह कारें आ गई, सड़कें चौड़ी हो गई, जमीन से कुर्सी पर आ गए हम लोग, जूते फीते वाले आ गए, तो स्थिति कैसी हो गई कि अब खोलना बार बार मुश्किल। तो कुर्सी रहती है या सोफा रहता है तो चल जाता है पहले पहले। अवस्था कैसी हो गई कि वो जो प्रारंभिक चीज थी वो छूट गई हमारी। और इसीलिए अभी जब बताया, लोगों ने पालन करना शुरू किया। छोटे छोटे उपक्रम, स्वच्छता, हाथ साफ करना, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भारत विश्व के कुछ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक माना जाता है। भारत की तुलना में 40%, 50% आबादी वाले देश, वहां उस समय भी रोगी अधिक थे, मृत्यु दर अधिक थी। आज भी रोगी अधिक है, मृत्यु दर अधिक है। भारत में इतनी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ के नागरिकों ने सहज रीति से नियमों का पालन करना शुरू किया। तो हम सब ने अनुभव किया कि भारत पूरा देश अन्य देशों की तुलना में जल्दी अनलॉकिंग की प्रक्रिया में चला गया। इवन कहां तक हुआ, अभी सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई, देश का हर नागरिक जुट गया। एक्सपर्ट्स के अनुमान फेल हो गए। एक्सपर्ट्स तो अनुमान लगाते रहे कि हम जुलाई के एंड में, अगस्त में पीक आएगी, और हम सबने अनुभव किया कि मई का अंत आते आते तक कम होने लगी तेजी से। सबको ध्यान में आ गया, और इसीलिए एक साथ सारे उपक्रम होने के कारण से, उपक्रम करने के कारण उसका प्रभाव दिखलाई पड़ा। अर्थात छोटे छोटे उपक्रम, सरल सरल गतिविधियां, इनका परिणाम बड़ा होता है। हम इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग हैं, आंकड़े, डाटा याद करना हमारा अभ्यास है। हम ध्यान करें, 2011 में जापान के अंदर, शायद फुकुशिमा स्थान का नाम है वो, फुकुशिमा भी हो सकता है, वहां पर न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हो गया। लीकेज हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत जान माल की हानि हुई, हम सबको मालूम होगा। वहां के लोगों ने सावधानी बतौर मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना एक अभ्यास का अंग बना दिया। और हम ध्यान करें कि जापान एक ऐसा देश है कि जहां मास्क का स्वभाव होने के कारण बहुत कम इन्फेक्शन हुआ, केवल इतने कारण से। और एक पहलू है, हम थोड़ा थोड़ा स्मरण करते जाएं तो अपनी संस्कृति भी ध्यान में आती जाएगी, उसका प्रभाव भी ध्यान में आएगा। जिस चीज को हम भूल गए, घर का भोजन करना, हमको लगने लगा बाहर होटल में खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे। अब लॉकडाउन में तो बाहर का मिलेगा नहीं, घर का ही मिलेगा। लेकिन घर के भोजन का स्वाद ही अलग होता है कि अपना कोई प्रियजन, हमारी माता जी, श्रीमती जी, और कोई प्रियजन जब भोजन बनाता है तो यह, और उसमें भाव का महत्व होता है।
ये भाव का महत्व होने के कारण से वह सामान्य होते हुए भी, वही प्रोडक्ट होते हुए भी उसका स्वाद अलग रहता है। हम बड़े चाव से खाते हैं, केवल हम ही नहीं, परिवार का हर सदस्य खाता है। क्यों? बनाने वाले को ध्यान में है कि मेरे श्रीमान जी को मसाला कैसा पसंद है, चटक चाहिए, कम चाहिए, मिर्च कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज कम पसंद है। तो परिवार की गृहिणी वैसा बनाती है। बच्चे के लिए क्या चाहिए वो बच्चे के लिए वैसे ही बनेगा। घर का भोजन हमने करना शुरू किया, अभी अनलॉकिंग की प्रक्रिया हो गई, तो भी अधिकांश लोग घर में भोजन कर। लॉकडाउन था, जो भी हमारे पास संसाधन थे हम बराबर उन्हीं में ही काम चला रहे थे। जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया में गए तो सबको ध्यान में आया कि हमारा जीवन तो सहज रीति में चल रहा है, इतनी संसाधनों में चल रहा है। तो अनलॉकिंग होने के बावजूद भी हम सामान खरीदने की आपाधापी में नहीं दिखाई पड़े कोई भी। सीमित संसाधनों में रहने का अभ्यास हो गया हमारा। इवन कहां तक हो गया, पहले जिस हर छोटे छोटे काम के लिए हम बाजार में भागे रहते थे, अब थोड़ा सोच करके फिल्टर करते हैं हम। मैं एक बार जा रहा हूं तो एक बार में सब काम करके आऊंगा, यार सूची बना के जाते हैं, क्रम तय करके जाते हैं, एक तरफ से जाएंगे सब काम करते हुए अंत में सब काम लौट आएंगे। ये काम पहले भी हो सकता था, कोई कठिन काम नहीं। कुछ लोग पहले भी करते रहे होंगे, तो ध्यान में आ जाए सब। और एक पहलू की चर्चा हुई अभी, जिसकी चर्चा जीएस तोमर जी ने की, इम्यूनिटी। इसकी चर्चा सर्वाधिक हुई इस कोरोना काल में। वैसे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, कई बार जो इस टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते उनको थोड़ी कठिनाई होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग तो परिचित रहते हैं, अन्य लोग कम परिचित रहते, परिचित रहते हैं कम रहते हैं। तो मैं कई बार बताता हूँ, दोनों का डिफरेंस हर व्यक्ति को मालूम रहना चाहिए। वैक्सीनेशन, टीकाकरण एक स्पेसिफिक दवा रोग के लिए है, स्पेसिफिक कंपाउंड है। इम्यूनाइजेशन ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, शरीर की एक सामान्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। आपका बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी म्यूटेंट हो, अगर इम्यूनिटी है जल्दी आपको रोग ग्रसित नहीं करेगा। लेकिन वैक्सीन है, एक वेरिएंट के लिए है, हो सकता है दूसरे म्यूटेंट पे काम करे या ना करे, कर भी सकता नहीं भी कर सकता है। अगर बदल गया तो आपको दूसरा वैक्सीन चाहिए, वो स्पेसिफिक है। सौभाग्य हमारे देश का कि हमारे देश के नेतृत्व ने मल्टीटास्किंग अप्रोच करके, मल्टीटास्किंग माने एक समय में एक से अधिक काम, इतनी जल्दी वैक्सीन ट्रायल पूरे किए, विश्व के दूसरे देश जल्दी नहीं कर पाए इतना। सारी समस्याओं के बावजूद भी हमारे देश में और एक कठिनाई है बहुत बड़ी, शायद दूसरी जगह होगी मुझे मालूम नहीं। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको हर चीज अमेरिका की ही पसंद आती है, यूरोप की ही पसंद आती है। हम ध्यान करें, कोरोना के प्रारंभिक काल में जब प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो लव अग्रवाल ब्रीफिंग करते थे रोजाना, तो वो कई बार बोलते थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अभी अमेरिका ने यूज नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। रेमडेसिवियर अमेरिका ने यूज नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। फिर अमेरिका ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज कर ली, हाँ अमेरिका ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज कर ली है प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, हम भी करेंगे। हम जैसे लोग जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, हम लोगों ने उनको समाचार भेजा, ये क्या प्रेस ब्रीफिंग हो रही है? हमारा आदर्श अमेरिका है क्या? या अमेरिका के कहने पर भारतीय लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा क्या? भारतीय लोगों का स्वास्थ्य भारतीय जीवन पद्धति से ठीक है। आपको प्रेस ब्रीफिंग करिए, अपने तथ्य दीजिए, आप अपने यहाँ के साइंटिस्ट ने जो तथ्य बताए हैं, जो निष्कर्ष बताए, उनको प्रस्तुत करिए। तो लोगों की आदत रहती है कि हर चीज में उदाहरण देना। लेकिन जब लोगों के ध्यान में आया कि हम जो काम करते थे परंपरा से, वह
हमारे लिए बहुत उपयोगी है। योग व्यायाम कोई नई चीज नहीं है, वर्षानुवर्ष हजारों वर्षों से योग है हमारे यहाँ। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने 20-25 वर्ष पहले जरा थोड़ा पंप एंड शो करके, थोड़ी सिंपल एक्टिविटी करके सबके सामने प्रस्तुत किया, तो समाज के हर व्यक्ति को लगता है हाँ इतनी सरल छोटी छोटी एक्टिविटी है, हम भी कर सकते हैं, इनका परिणाम भी दिखाई पड़ रहा। अभी भी ऐसे हुआ। आग्रह की शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, योग प्राणायाम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने करना शुरू किया, मैंने पूछा नहीं अभी कितने लोग क्या कर रहे हैं। वैसे मेरी आदत है, मैं सामान्य रूप से पूछ लेता हूं सबसे कि कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। जो करेंगे उनको लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, सीधा नियम है। और जैसा मैंने कहा कि नियमित रूप से करते रहेंगे, अभ्यास बना रहेगा, शरीर एडॉप्ट कर लेगा, उसके द्वारा होने वाले परिवर्तन उनका अनुभव हम करेंगे, उनका प्रभाव देख सकते हैं। काढ़े के बारे में जिसे तोमर जी बता रहे थे, मैं भी बहुत सारी इंटरनेशनल वेबिनार में जुड़ा रहता था। एक आयुर्वेदाचार्य है, तेलंगाना के हैं, डॉक्टर शेखर अन्नम्बोतला, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रशिक्षण करते हैं आयुर्वेद से संबंधित विषयों का। तो एक बार वे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा मैं पेंसिल्वानिया में हूँ, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार यहाँ पर भी सारी चीजें उपलब्ध हैं, और मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि 65% आबादी अमेरिका की आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही है। नाम अलग है, उन्होंने दिखाया, नाम भी दिखाया कैमरे के सामने, ध्यान में आया, वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कार्यक्रम था। बाद में मैंने पढ़ा कि यूरोप और एशिया के देश 80% आबादी आयुष काढ़े का प्रयोग कर रही थी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया था, 2.25 करोड़ लोगों ने उसको डाउनलोड किया। उसके आधार पर उन्होंने कैलकुलेट किया कि भारत में 86% आबादी प्रयोग कर रही थी। अब मैं कम से कम जानता हूं, आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि संजीवनी ऐप हमें से कितने लोगों ने डाउनलोड किया होगा, न के बराबर, और हम काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे कितने और होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आंकड़ा 86% से भी ज्यादा होगा, और केवल उस समय प्रयोग किया नहीं, आज भी कर रहे थे, ध्यान में आता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें यह हमारे जीवन को व्यवस्थित रखने में सहायक है। भाप लेना पहले था, कोई भी सर्दी जुकाम लंग से जुड़ी बीमारी, कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन हो, भाप लेना चाहिए, बताया जाता था। इवन कहां तक मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर भी बुलाते थे कि स्टीम इनहेलेशन करो। अब बीच में लोगों ने छोड़ दिया, अब लोगों को ध्यान में आता है। अब कुछ भी कर रहे हैं तो ध्यान में आ रहा है कि हाँ भाप जो लेना यह लाभकारी है। तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं बाजार में, एक कप जैसा सिस्टम भी आ गया है कि बजाय पूरा ढकने के उतना पोर्शन ढकिए, केवल मुंह से सांस लीजिए, नाक से निकालिए, नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, उतना पर्याप्त है। आपने कुछ उसमें दवा नहीं डाली, टिंचर बेंजोइन और कुछ नहीं डाला, कोई आवश्यक नहीं, सादा पानी पर्याप्त है। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। हल्दी दूध हमारे यहाँ तो सहज प्रक्रिया थी, कहीं किसी को चोट लगती थी, आज भी गांव की दादी नानी हल्दी में दूध मिला के बच्चों को तुरंत पिलाते हैं। क्यों? दोनों का अपना अपना काम है। हल्दी का एंटीबायोटिक एक्शन है, दूध में कैल्शियम है, मसल्स के रिपेयरिंग में काम में आता है, मालूम है सबको। आज वही हल्दी दूध गोल्ड मिल्क के नाम से सब जगह उपलब्ध है, विदेशों में भी उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। गिलोय शायद हम कम जानते होंगे, जरा हमारे एक मित्र है अमेरिका में, उन्होंने एक फोटो भेजा, बोले देखिए हमारे यहाँ पर 3 गिलोय की डंडी अच्छी तरह पैक करके $10 में मिलती है अमेरिका में, और हम ऐसे ही
अपने यहाँ जंगल का जंगल लगा लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। और एक पहलू जोड़ देता हूं, प्रकृति ने मनुष्य को जिस जलवायु में, जिस मौसम में, जिस स्थान पर जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रकृति ने उसी जलवायु, उसी मौसम, उसी स्थान पर उन तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए वैसी सब्जियां, वैसे फल, वैसे औषधीय पौधे उपलब्ध कराए। आयुर्वेद में कहा गया कि 100 किलोमीटर के रेंज में जो प्रोड्यूस होता है वो उस क्षेत्र के निवासियों के लिए पर्याप्त है, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अलग है, आज टेक्नोलॉजी के कारण व्यक्ति अपने रोग के लिए भी पहले गूगल पर सर्च करेगा और डॉक्टर को निर्देशित करेगा कि मैंने गूगल पर देखा, मुझे यही दवा दो। उसको कोई हाइब्रिड कोई अंगूर मिल जाएगा बड़ा सा, पर सबको दिखाता फिरेगा, देखो इतना बड़ा अंगूर मैं खाता हूं। वो भूल जाता है वो बेकार है, उसमें फाइबर भी नहीं है ठीक से, उसका उपयोग भी नहीं है, स्वाद और सुगंधी तो दूर की चीज है, केवल साइज बड़ा है। मैं बेसिकली बायोकेमिस्ट हूं। हाइब्रिड गाय कैसे बनी, हाइब्रिड भैंस कैसे बनी, इसकी अगर कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसा भी होता है। मैं बता ही देता हूं, ध्यान में आ गया। देशी गाय, देशी भैंस का जो दूध रहता है वो थोड़ा कम मात्रा में रहता है, पतला भी रहता है। तो मनुष्य को लगा कि अधिक फैट मिलना चाहिए और अमाउंट भी अधिक मिलना चाहिए, क्या करे, कुछ तो ऐसी तरकीब मिलनी चाहिए। तो मनुष्य बुद्धि कहां तक जा सकती है, उसकी बुद्धि गई सुअर पर। बोले ये सड़ा गला खाता है और इसके जीन्स में कुछ ऐसा है कि सड़ा गला खाने के बावजूद भी इतनी फैट बनाता है कि उसको कितना भी पीटो कोई अंदर तक असर ही नहीं। बोले इसके जीन्स को और इसके गाय भैंस के जीन्स को अगर क्रॉस कर दें तो उनको कुछ परिणाम मिल सकता है। लोगों ने प्रयोग किए, सफलता भी मिल गई, तो दूध की मात्रा भी अधिक हो गई, फैट कंटेंट भी अधिक हो गया। ये बात अलग है कि उसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई, मेडिसिनल वैल्यू भी कम हो गई। हाँ, दूध की मात्रा बढ़ गई। हमको जो हाइब्रिड गाय और भैंस दिखाई देती है उसका स्वरूप देखिए तो दोनों का मिला जुला स्वरूप है। उसकी अपनी आवाज नहीं है, जो रम्हाती थी, जो वाइब्रेशंस होते थे, जिसके कारण से उसके आसपास के कीड़े मकोड़े भाग जाते थे, वो आवाज ही गायब हो गई। जैसे सुअर पानी में पड़ा रहता है, उसको ठंडक चाहिए, हाइब्रिड गाय भैंस को हमेशा बहुत अधिक ठंडक ही चाहिए, पानी में ही रहनी चाहिए, वो गर्मी सहन ही नहीं कर सकती। कंधा गायब हो गया, सूर्य नाड़ी जहां से गुजरती थी, सूर्य की किरणें को एब्जॉर्ब करके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है दूध के अंदर। कॉलर गायब हो गया, जिसको हाथ फेरते थे लोग जगह जगह, एक इमोशनल टच रहता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, जब सिर पे हाथ रखते तो कैसा अनुभव होता है उनको, वैसे ही। तो आज साइंटिफिक वर्ल्ड में नए नए प्रयोग होने के कारण कुछ पुरानी चीजें छूट जा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी परंपराओं में कुछ चीजें ऐसी जुड़ गई हैं कि हम प्रयोग करते हैं, वो मालूम ही नहीं होता वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। हम करते सब, जो पूजा पाठ करते होंगे, कभी मंदिर जाते होंगे और पूजा करने के बाद पंडित जी के सामने हाथ कर देते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, थोड़ा पानी देंगे, एक तुलसी का पत्ता देंगे, हम उसको निगल लेते हैं। एक तुलसी का पत्ता क्या करता है, एक तुलसी का पत्ता एक व्यक्ति को एक दिन के लिए पाचन तंत्र को व्यवस्थित रखने में सहायक है। अब हमारी परंपरा में आ गया, उसका स्वास्थ्य के लिए सीधा प्रभाव है, ये ध्यान में नहीं आता। चैत्र मास में वर्ष प्रतिपदा आती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा,
अब उस समय की परंपरा है, पूरे देश में अलग अलग है। नीम की नई कोपलें आती हैं, नीम की कोपलों को इधर उत्तर भारत में बताते हैं कि 1 महीने तक 2-3 पत्ती चबा के खाएं तो वर्ष भर के लिए उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा। आप महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां और एक चीज है कि नीम की चटनी का प्रयोग करते हैं, ऐसे बना के रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर गया, नववर्ष की शुभकामनाएं, तो एक कटोरी आगे करेंगे, उसमें नीम की चटनी रहेगी, मैं एक पिंच उठा लूंगा, जीभ पर रखूंगा, मेरा काम हो गया, बैठ के बातचीत करते रहेंगे। तो वहां एक परंपरा है उस समय पर। अब ये नीम का प्रयोग क्यों है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अभी आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, विजयदशमी आती है, दशहरा, तो यहाँ जिसको हम कचनार का पत्ता बोलते हैं, वहां सोन पत्ता बोलते हैं, डबल सी क्या करना होता है। तो विजयदशमी पर सब एक दूसरे को शुभकामना में वो पत्ता देते हैं। तो आज से 4-5 वर्ष पहले की बात होगी, मैं वहीं था भोपाल में उस दिन। तो बहुत सारे लोग मिलने आए, जो आए वो एक पत्ता दे रहे, मेरी समझ में नहीं आया क्या मतलब है इसका। उस दिन मैं प्रवास में जाने वाला था। दूसरे दिन सुबह जहाँ पहुंचा तो जो मुझे स्टेशन पर जलपान देने आए वो मेडिसिनल प्लांट्स के जानकार थे। मैंने पूछा उनसे कि कल आए ऐसे बहुत सारे लोग, सब वही कचनार का पत्ता दे रहे, क्या मतलब है? तो कहा भाई साहब को मालूम नहीं है। मैंने नहीं तो बोले कचनार का पत्ते का काढ़ा यह शरीर के ब्लॉकेट को खोलने के काम में आता है, और ये इस बात का प्रतीक है कि अगर हमारे आपके बीच में कोई अवरोध है तो अब से आगे से संबंध सामान्य। यह है मेडिसिन। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो उपक्रम हम स्वाभाविक रूप से करते हैं वे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। क्या इतने बताने का उद्देश्य? अधिक पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना भी हमने किया, बताया अभी भी, या तो गुनगुना पानी पिया। आज भी बहुत सारे परिवारों में ठंडा पानी बंद नहीं हो गया, गुनगुने पानी का ही प्रयोग हो रहा है। आवश्यक है तो ही यात्रा करना, अनावश्यक यात्रा नहीं करना। अभी हमने सुना होगा कुछ दिन पहले एक किसी ने PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में, रेलवे मंत्रालय के खिलाफ, कि सीनियर सिटीजन को जो कोटा मिलता था, कंसेशन मिलता था, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कृपया केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि वो सीनियर सिटीजन का कोटा मिलना चाहिए। तो जज के पास एक ही रास्ता है, केंद्र सरकार जवाब दे, तो उसमें टाइम देते। उन्होंने टाइम दे दिया, केंद्र सरकार ने एफिडेविट जमा किया। उसमें क्या लिखा, हम सबने पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि सीनियर सिटीजन ज्यादा यात्रा करें, सीधे बोल दिया। तो ध्यान में है सबको। और आज स्थिति ऐसी है, मैं यात्रा करता हूं पूरे देश में। मैं अभी ध्यान करिए पूरे देश में कितनी ट्रेनें चल रही होंगी। पहले 13,500 चलती थी, अभी कितना भी आप काउंट करेंगे वो संख्या 2,000 से ज्यादा नहीं पहुंचती है। और अभी तो राजधानी एक्सप्रेस बंद चल रही है सभी, जब ठीक है राजधानी एक्सप्रेस 30 ही गाड़ियां है। और ये बात भी सही है, अभी परसों ही प्रधानमंत्री जी ने 15 तारीख को लाल किले की प्राची से 75 वंदे भारत मातरम एक्सप्रेस की घोषणा की है, वो चलेंगे आगे। लेकिन इतने के बावजूद भी, इतनी कम ट्रेनों के बावजूद भी सभी का जीवन सामान्य चल रहा है। सवारियां माने हौज पौज नहीं है, बोगियां खाली चल रही है, और किसी कोई काम रुका है क्या? शादी भी हो रही है, विद्यालय भी खुलने लगे और यात्रा भी हो रही है। तो जितनी आवश्यक है उतना आवश्यक करना। टेक्नोलॉजिकली वाइज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं। ये बात थी, कोरोना में एक अच्छा बूस्ट मिला कि जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट 20 वर्ष में होता वो कोरोना कालखंड में हो गया। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वेबिनार्स, टीचर्स ने क्लास लेना सीखा, छोटे छोटे बच्चे अपने लिंक निकालने लगे, सीनियर सिटीजन लिंक निकालने लगे। बल्कि अभी मैं कहाँ था, हाँ उज्जैन में, मैं इंदौर से उज्जैन पहुंचा रात्रि में एक परिवार में। तो उस परिवार का आधे सदस्य एक शादी में गए थे 350 किलोमीटर दूर बेलने में। हम लोग भोजन कर ही रहे थे, एक फोन आया, उसी कमरे में दादी जी थी।
तो वहां किसी ने, वो शादी हो रही थी उनके पौत्र की, तो खट से वीडियो कॉल मिला दिया, दादी जी अपने घर पे देख के मगन, हाँ पौत्र की शादी हो रही है, वो साक्षी है यहीं पर घर में बैठे बैठे। अब टेक्नोलॉजी है तो उनको आनंद मिलने लगा। तो टेक्नोलॉजिकली हम बहुत अच्छे हो गए, ये बहुत अच्छी चीज है। आज के समय में ऐसे बहुत सारी चीजें, पर्यावरण हमको मालूम है, शुद्ध हुआ, नदियां, वायुमंडल, दूर से पहाड़ दिखाई देने लगे, ऐसे कितनी भी चीजें गिनेंगे, मैं गिनाने के लिए नहीं बैठा, केवल एक आग्रह करना कि जिन विषयों का हम कोरोना कालखंड में अभ्यास करते थे उनको छोड़ना नहीं है, उनको अपने स्वभाव का अंग बनाना। हमने अपने स्वभाव का अंग बना लिया तो अवस्था कैसी होगी? अभी इस समय डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे पूछिए कि कोरोना के अतिरिक्त कितने पेशेंट आते हैं। 10% पेशेंट भी नहीं अभी उनके पास। क्यों? अवेयरनेस आ गई, लोगों को समझ में आ गया कि हम बिना दवा के भी स्वस्थ रह सकते हैं। लोगों का मेडिकल एक्सपेंस बजट ये कम हो गया। यही चाहिए कि चिकित्सा व्यय जो है हर व्यक्ति का कम से कम हो, बिना दवा के स्वस्थ रहे। हम डॉक्टर्स को कई बार बोलते हैं, अन्य लोगों को भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं कहा गया है कि भोजन आहार होना चाहिए, आहार ही औषधि है। लेकिन आज तो उल्टा हो गया है, औषधि ही आहार हो गया है। दुर्भाग्य कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने बहुत जांच परख करके कोई एक दवा दे दी तो लेने वाला सोचता है वो डॉक्टर को जानता नहीं, और अगर उसने 10-15 पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस लिख दिए, एक 15-20 प्रकार के दवाएं दे दी और अच्छा पैसा वसूल लिया, अरे बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत जानकार है, इतनी सारी दवाएं दे दी उसने तो जरूर ठीक हो जाएंगे। धारणा होगी जो ठीक नहीं है। और इसीलिए आज वैश्विक स्तर पर भी इसको मान्यता मिली। केवल हम व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ हो रहे हैं ऐसा ही नहीं, भारत को वैश्विक स्तर पर इस पूरे कालखंड में बहुत बड़ा सम्मान मिला। वैक्सीन डिप्लोमेसी हम याद करें, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डिप्लोमेसी, ये तो है ही जो हमने अपनी ओर से की। सारे उपक्रम को देखकर G7 कंट्रीज, इसमें सारे समृद्ध देश हैं, भारत उसका सदस्य नहीं है, हर 6 महीने में उनकी बैठक होती है, भारतीय प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। एक बार में तो मान सकते कि बाजार उनको चाहिए इसलिए शायद ऐसा किया होगा, लेकिन दूसरी बार भी बुला रहे हैं, तीसरी बार भी बुला रहे हैं और सिफारिश कर रहे हैं कि G7 को G8 बनाना है और भारत को इसमें सम्मिलित करना है। ये इस कोरोना कालखंड की देन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील हो रहा है, हम ध्यान करें पूरे कोरोना कालखंड के उनके स्टेटमेंट, एक बार में एक स्टेटमेंट, किसी ने दूसरा कुछ पैसा दे दिया एकदम उलट स्टेटमेंट आएगा, और किसी ने पैसा दे दिया और तीसरा स्टेटमेंट आ जाता है। हम स्टेटमेंट उठा के देख सकते हैं, खुद ही अपने स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करते रहते बार बार। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को कहता है आयुर्वेद की पूरे विश्व में मान्यता है, भारत इंटरनेशनल सेंटर डेवलप करे, और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय डेवलप कर रहा है। 4 प्रांत प्रयास में है, 4 स्टेट, कि हमको इंटरनेशनल सेंटर मिल जाए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चारों कोशिश में, महाराष्ट्र की कोशिश में कि हमको मिले। प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है हर व्यक्ति की। तो इस कोरोना कालखंड में यद्यपि वह आपदा है लेकिन अवसर भी है। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय में कितना अवसर तलाशा, पनडुब्बी भी बनाई, INS विक्रांत भी बनाया, तेजस तो पहले से बना ही था, और बहुत सारे एमुनिशन जो शायद डिस्क्लोज नहीं हो सकते वे चालू है। आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना उन्होंने बताया, शायद
100 लाख करोड़ रुपए बजट रखा है। हम सोच सकते हैं क्या पहले कभी हुआ? तो यह कोरोना कालखंड व्यक्ति की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, देश की दृष्टि से एक अवसर भी लेकर के आया है। हम अपने को रिकलेक्ट करें, अभ्यास करें, साधना करें। इतने निवेदन के कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक चीज जोड़ देता हूँ, रुक जाइए एक मिनट। एक छोटी सी घटना मुझे ध्यान आ गई जो इस कालखंड में बताने के लिए जरूरी थी। मैंने लिखी थी, मेरे दिमाग से निकल गई। स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हुआ, लेकिन इस स्ट्रेस का लाभ भी लिया, अध्ययन किया, रीइन्वेंशन किया। हम में से कई लोगों ने रसोई में जाके काम भी शुरू किया होगा, महिलाओं ने नई नई रेसिपी बनाई होगी। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, टॉलस्टॉय का नाम सबने सुना है। उन्होंने एक कहानी लिखी, शर्त। दो मित्रों में शर्त लगी कि 1 महीने तक पूरे समाज से अलग हट करके एक बंद कमरे में अकेले रह सकते हैं क्या, और जो रहेगा उसको 10,000 रुपये मिलेगा, जो भी उनकी उस समय की करेंसी रही होगी। तो उनमें से एक मित्र तैयार हो गया, हाँ मैं रह सकता हूँ 1 महीने, जो कोई कठिनाई नहीं। तो उसको एक बाहर, बस्ती के बाहर एक कमरे में व्यवस्था कर दी, पुस्तकें दे दी, एक कर्मचारी लगा दिया जो सुबह शाम उसको भोजन जलपान व्यवस्था करता रहता। पर उसके साथ शर्त क्या थी, वो बोलेगा नहीं, अकेला ही रहेगा और महीने भर तक रहना है। तोड़ दिया तो 10,000 रुपये इसको देने पड़ेंगे, नहीं तो उसको मिलेंगे। तो वो जो कमरे के अंदर था, पहले 1-2 दिन तो बड़े अच्छे से उसको बीता, बाद में तीसरे चौथे दिन उसको हलचल होने लगी, परेशानी होने लगी। इतनी हलचल होने लगी कि बहुत परेशान हो गया। 5वें 6ठे दिन तो इतना परेशान हो गया, बाल नोचने लगा। लेकिन 6ठा दिन होते होते उससे भी हो गया और इतनी शांति का अनुभव किया उसने। कब पूरा महीना बीतने को आया उसको ध्यान ही में नहीं आया। इधर जो पहला वाला मित्र था, दूसरा वाला जो व्यवस्था कर रहा था, उसको लगा कि ऐसा ना हो वो शर्त जीत जाए, मुझे 10,000 रुपये देने पड़े, इसलिए कुछ तो भी करके इसकी शर्त तोड़ना चाहिए। तो एक दिन पहले उस कमरे पर गया देखने के लिए, लेकिन वहां जब पहुंचा तो उसको क्या दृश्य मिलता है, उसको एक पर्ची मिलती है और वो कहता है, मित्र मुझे मालूम था कि तुम शर्त तोड़ने के लिए आओगे, इसीलिए तुमको 10,000 रुपये न देने पड़े, इसके लिए मैं एक दिन पहले ही शर्त तोड़कर जा रहा हूं। लेकिन इस बीच में मुझे जो मानसिक शांति मिली है, जो एक आनंद का अनुभव हुआ है, वो इस 10,000 रुपये के सामने कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। और इसीलिए मैं ये शर्त तोड़ रहा हूं। कहने का तात्पर्य कि जिसको हम मौन बोलते हैं, कि मौन जब रखते हैं तो प्रारंभ में ऐसा ही होता है, आंखें बंद की, वेव्स चलती हैं, हमको लगता है बोलना चाहिए, हम चूंकि तय कर लिया नहीं बोलेंगे इसलिए नहीं बोलते। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ब्रेन की स्क्रीन एकदम क्लियर हो जाती है, तब जो शांति का अनुभव होता है वह अतुलनीय है। मैं पुस्तक का नाम बता देता हूँ, चाहे तो नोट कर लीजिए। एक दीपक चोपड़ा नाम के एक लेखक है, भारतीय मूल के, ब्रिटिश नागरिक है, बहुत पुरानी पुस्तक है, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। उसको बहुत सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। भारत में भी वो मिलेगी, सफल जीवन के 7 आध्यात्मिक नियम। पहले फुल सर्कल ने प्रकाशित की थी, अभी वो आउट ऑफ प्रिंट है, प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया। तो छोटी सी एक्सरसाइज बुक जैसी है, नहीं पढ़ी है तो मेरा निवेदन है पढ़ना चाहिए। उसमें 7 अलग अलग जीवन के नियम दिए। उसी में जो पहला नियम है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, पूर्ण सामर्थ्य का नियम। व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कैसे करे, उसमें ये एक मौन का प्रयोग किया हुआ है। कहानी अलग है कि मौन कैसे रखना, क्या रखना, एक एक्सरसाइज है। तो हम देखेंगे कि छोटी सी एक पुस्तक किसी भी व्यक्ति के जीवन को बढ़ाने में बहुत सहायक हो सकती है।
इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपका उद्बोधन हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा है। आपका मार्गदर्शन सदैव आरोग्य भारती के समस्त जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। और आज भी आपने जो बातें बताई हैं, यदि उनका हम पालन करें तो निश्चित ही स्वस्थ रहने में काफी मदद करेगी। और जो आपने अंत में बताया कि हमको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय करना चाहिए, और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि विषादो रोग वर्धना, यदि हम स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे तो रोग हमारा बढ़ेगा, रोग कम नहीं होगा, और इससे हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। बहुत बहुत आभार आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर के तिवारी सर का आपको मैं सादर मंच पे आमंत्रित करता हूं। सर आए और कृपया अपने अध्यक्ष उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। डॉक्टर के तिवारी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि अशोक वार्ष्णेय जी, हमारे मंच पर बैठे जी.एस. तोमर साहब, नागेंद्र जी, गोविंद जी, संग्राम सिंह जी एवं अनिल जी, तथा हमारे कॉलेज के सारे फैकल्टी मेंबर, हमारे सभी मित्रगण, आज ये गोष्ठी आरोग्य भारती हमारे जी.एस. तोमर साहब के प्रेरणा से आपने हमको 3-4 दिन पहले फोन किया कि आपका कॉलेज हमेशा से इन सब कार्यों में पार्टिसिपेट करता रहा, तो हमारे बाहर से बहुत से अशोक वार्ष्णेय जी जैसे लोग जो इस पे काफी उन्होंने सोच किया है, बहुत ही प्रेरणा वाली बात बताएंगे आप लोगों को। तो इस पे आप कार्यक्रम रखिए, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे तोमर साहब हमको हर कार्यक्रम में कहीं पे भी होता है तो हमको जरूर बुलाते हैं, और ये प्रेरणा की बातें हमेशा हम लोगों को बताना चाहिए। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा दूर न जाएं, सिर्फ अपने दादी बाबा का समय याद करें। तो दादी बाबा लोग भी जब हम लोगों के बीच में रहते थे तो देखिए वो बताते थे कि जब आप खाना खाइए तो किसी से बात मत करिए, एक शब्द मत बोलिए, शौच के लिए जाइए तो आप बिल्कुल चुप रहिए। मतलब ये मौन की प्रेरणा, दूर दूर रहने की प्रेरणा। पहले आप देखिए कि जब हम लोगों के दादी बाबा लोग खाना खाते थे तो ये मेज कुर्सी ये सब चीजें ऐसा नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन नहीं, चौकी थी, चौकी काफी बड़ी बड़ी होती थी, तो वो चौकी लगा दी जाती थी कि एक चौकी से दूसरी चौकी के बीच में काफी दूरी रहती थी। अब देखिए कोरोना काल में कहते हैं कि दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो, तो वो इसीलिए था कि खाना खाते वक्त भी आप दूर दूर बैठिए। चारपाई थी बड़ी बड़ी, शाम को जो है सब लोग 8-10 आदमी गांव के लोग इकट्ठा होते थे, तो कोई मचिया पे बैठता था, कोई चारपाई पे बैठता, तो सब दूर दूर, ताकि दूरी बनाए रखे आदमी। और अपने दादी बाबा को भी अगर याद करिए आप, तो अंगूठा वो जरूर लिए रहते थे। आप उस जमाने को याद करिए कि अंगूठा वो जरूर लिए रहते थे, और अंगूठा से अपना वो धूप है तो ढक लिया, ठंड है तो ढक लिया। तो ये सब चीजें हमारे पुराने पूर्वजों ने, मतलब हमारे आदिकाल अंत काल से ये बातें चली आ रही हैं। पहले घर में याद करिए कि कभी कोई आदमी जूता पहन करके घर नहीं जाता था,
जूता बाहर उतार दिया जाता था, घर के बाहर उतार दिया जाता था, तब वो घर के अंदर प्रवेश करता था। और पहला काम था कि वो हाथ धोता था। तो मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि जब आप घर में घुसिए तो सबसे पहले हाथ धोइए हर पल पे। हमारे पंडित जी लोगों को आप याद करिए कि जो कथा बाजते थे और आपको कथा सुनाते थे, तो आपका आचमन भी अगर कराते थे तो आचमन करने के पहले हाथ धुलाते थे, आचमन करने के बाद हाथ धुलाते थे। शंकर जी के ऊपर दूध भी चढ़ता था तो दूध कटोरी झड़ा तो फिर हाथ धुलाते थे। हर मंत्र को बोलने के बाद, अगर आप याद करें, हर मंत्र को बोलने के बाद हाथ जरूर धुलाया जाता था आचमन से, मतलब आचमनी हाथ धुलाया जाता था। प्रथा सब वही है। आप वैसे भी याद करिए कि जब आपके दादी बाबा जब रहे होंगे तो उनके खटिया के नीचे एक लोटा पानी रात में रख देता था आदमी। तो रात में अगर उनको प्यास लगे तो रात को पी लेते थे, वरना सुबह जितना पानी बचता था सब वो पी करके तब सोच के लिए प्रस्थान करते थे। ये सब चीजें हमारे जो हमारी संस्कृत है, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत ने ही हम लोगों को सारी संस्कृत सारा वो दिया। तो जैसा अभी हमारे वाशल जी ने कहा कि तुलसी का पत्ता, तो आप याद करिए कि जब आप पूजा के घर में बैठते थे तो आपके पास गंगा जल आत्मनी और एक तुलसी दल उसमें पड़ा रहता था, और जब आप पूजा समाप्त करते थे तो एक आचमनी जल मुंह में डालने के बाद जो है, जमीन का स्पर्श करने के बाद मुंह में जल डालने के बाद, तो ये सारी चीजें हमारी पुराने जमाने की बनी हुई हैं। उन सब चीजों को अब नए नए रिफॉर्म में जो है ढाला जा रहा है, और इस तरीके से जो लाभप्रद है। पहले भी आप देखिए कि जब कभी पुराना जमाना याद करिए तो आपके दादी बाबा जब सुबह उठते थे तो खरहरा लगा के, अरहर का जो डंडा का वो होता था, खरहरा लगाते थे, और वहीं आपके अगल बगल वहीं पर नीम का पेड़ रहता था जरूर से जरूर, और नीम के 2-4 पत्तियां जरूर वो खाते थे। आप उस समय का याद करिए कि नीम की पत्ती खा करके फिर खरहरा लगाना सब शुरू करते थे। ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे इन सब का प्रचार प्रसार थोड़ा बंद हुआ, प्रचार हुआ, नई नई चीजें आ गई। बाबा रामदेव ने नीम का भी टैबलेट निकाल दिया, गिलोय का भी टैबलेट निकाल दिया, आरोग्य बटी भी निकाल दिया। ये सब चीजें निकाल के हमारे काम को उन्होंने सरल कर दिया, क्योंकि अब हम लोग शहर में रहने लगे तो हम लोगों को नीम की पत्ती भी मुश्किल से मिलने लगा, गिलोय भी मुश्किल से मिलने लगा। तो ये सब चीजें करके वो करते गए, और उन्होंने भी इस समाज को प्रेरणा देने के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। हमारे तोमर साहब देखिए कि छोटी छोटी बातों को कैसा उन्होंने भी बताया। तो साथियों, ये सब कार्यक्रम होते रहना चाहिए, और हमारे तोमर साहब जैसे प्रेरणादायी व्यक्ति भी मिलते रहना चाहिए। कि मैं तो जानता हूं कि अगर ये प्रेरणा न दे तो बहुत से बातें हम लोग भूल भी जाएं। तो ये समय समय पर हमको लोगों को याद करते रहते हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने अशोक जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनका तो भ्रमण पूरे भारतवर्ष में होता रहता है। तो उस भारतवर्ष में जहां जहां भ्रमण किया उन्होंने, तो कैसे स्ट्रेस से दूर रहो, कैसे उससे दूर रहो, तो वो सब बातें बताई। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। मैं अपने कॉलेज के बारे में भी मैं वार्षण जी को बताना चाहता हूँ, और हमारे मंचासीन और लोगों को, कि ये कॉलेज जो है पहले एक विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल के नाम से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आज उसकी स्ट्रेंथ 5500 की है, बड़ा विद्यालय बन गया। 2004 में फिर हम लोग पहले मेडिसिन प्लांट की खेती करते थे, और मेडिसिन प्लांट में हमको इंटरनेशनल अवार्ड अल्कान प्राइज मिला, जिसका $1 मिलियन प्राइस थी। उसके ही प्राइस से फिर हम लोग आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, और हमारा आज वो भी कार्यक्रम सफल तरीके से चल रहा है। सीताराम जिंदल पुरस्कार मिला, टाटा इन्वायरमेंटल पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश का बेस्ट गार्डन जो है मेडिसिनल प्लांट का उसका मिला। तो ये अवार्ड हम लोगों को बराबर मिलते रहे,
ये तो इन्वायरमेंटल क्षेत्र में हम लोगों की प्रगति थी। फिर हमारे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आज हमारा कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में अभी ग्रेडिंग निकली है, पिछले 4 सालों से निकल रही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी 161 रैंक है। 161 रैंक ऑल ओवर इंडिया में, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिला करके ये इसका जो है 161 रैंक है। इसको आप टाइम्स ऑफ इंडिया के उसमें देख भी सकते हैं, उन्होंने निकाला है। इन्हीं सबके साथ साथ फिर हम लोगों ने, हमने बी फार्मा खोला, बी फार्मा के बाद डी फार्मा हुआ, फिर एम फार्मा हम लोगों को मिला। इंजीनियरिंग में हम लोगों ने एमटेक का किया, फिर हम लोग ने 5 ईयर का जो है BLLB खोला, जो कि पूरे इलाहाबाद में अभी तो नंबर 1 पे। गवर्नर साहब भी यहाँ आए थे, तो गवर्नर साहब आए थे तो पहले ग्रेडिंग निकलती थी, तो हमारा कॉलेज हमेशा तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे इन सब पे रहता था। हमारे बच्चे भी उसी तरीके से तीसरे नंबर, चौथे नंबर, दूसरे नंबर पे रहते थे। तो गवर्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, नाइक साहब थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया था ये प्रथा काहे बंद कर दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं होगी, मैं चाहता हूँ। क्या आपको विश्वास है कि आपके कॉलेज के बच्चे कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे? तो हमने कहा था हमें विश्वास नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर ग्रेडिंग निकलती रहेगी तो जितने ब्रांच की ग्रेडिंग निकलती रहेगी, जितने कॉलेज की ग्रेडिंग निकलती रहेगी, हमारे कॉलेज के बगैर ग्रेडिंग निकलेगी। मैंने कहा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है आपको? अच्छा मैं जाता हूँ। वो गए, गवर्नर साहब से रिटायर होने वाले थे, गए तो उन्होंने तुरंत UPTU को फोन किया। उन्होंने कहा भाई ये ग्रेडिंग निकालना क्यों? जब ग्रेडिंग निकली तो हमारे बच्चे हर उसमें तीसरे, चौथे, 5वें पोजीशन में थे, अंडर 10। ग्रेडिंग निकाली पूरे कॉलेज में, तो पूरे यूपी के कॉलेजों में हमारा कॉलेज फर्स्ट 25 में हर स्केल में था, चाहे वो बी फार्मा रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग रहा हो, चाहे जो है आपका MBA रहा हो। तो 3 चीज से हम लोग उनसे एफिलिएटेड थे, तो तीनों में हम फर्स्ट 20 में, उसकी लिस्ट हमारे पास आज भी है, मैं आज भी आपको देने को तैयार हूँ, समझेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग अपनी पुरानी बातों को न भूलें। एक सीधा पहले एक छोटा सा आपको बताता हूं कि जो चीज जीव को अच्छी लगे, जो चीज जीव को अच्छी लगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो चीज जीव को आपके अच्छी न लगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदा। हमारे ख्याल हमारे राय से एग्री करेंगे। तो साथियों, हम लोग जो ज्यादा तल देते हैं, ज्यादा भून देते हैं, ज्यादा वो कर देते हैं, तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए, जैसे चीनी हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है तो चीनी हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, उसी तरीके से नमक हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है तो नमक भी हमारे लिए हानिकारक है। तो इन सब चीजों का जो चटपटापन वाला है, इनको अगर आप छोड़ेंगे, और सादी चीज पहले जमाने में आप देखिए, आप अपने बस वही दादी बाबा को याद करिए, बाकी किसी को नहीं। मैं ये नहीं कहता क्योंकि उन्हीं को आपने देखा है, उसके पहले वाले को, परदादा परदादी बाबा को आपने नहीं देखा। तो घर में कभी भी जो है मसाला का, इनका उनका यूज नहीं होता था। मिर्चा डाल करके और गाय का शुद्ध देसी घी, उस वक्त जमाने में डालडा पालडा का बड़ा प्रचलन था, तो गाय खूब लगती थी, तो गाय का देसी घी का जो है वो छौका लगा करके, तड़का लगा करके दे देते थे। तो सब लोग कितने स्वस्थ थे, ना डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत पड़ती थी, ना कोई कुछ नहीं। घर का ही नीम, पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ, कुछ हुआ, थोड़ा गैस बनी, तो तुरंत दादी ने हींग चटा करके पानी पिला दिया। आप याद करिए, अगर तो हींग चटा करके आपको, तो आपका सारी चीजें बंद हो गई। दादी का नुस्खा जो है बना रहता था, वही चीजें हैं, वही सब कुछ है। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मास्टर जी को, मास्टर साहब को, अपने तोमर साहब को, अपने फैकल्टी मेंबर को, और एक फैकल्टी मेंबर के बारे में अगर मैं नहीं बताऊंगा तो हमारे वाचन साहब को पूरा नहीं पता चलेगा। हमने फैकल्टी में जो हमारे यहाँ लैब असिस्टेंट था, जो हमारे यहाँ लैब असिस्टेंट था, उसने PhD किया, उसने यहीं से बीटेक किया, यहीं से एमटेक किया, यहीं से जो है PhD किया। यहाँ बैठे हुए हमारे जो है राजेश उपाध्याय जी हैं, हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिकल का लड़का था, यहीं से हमारे यहाँ से ही वो लैब असिस्टेंट था, यहीं से वो किया, यहीं पे मैंने उसको टीचर बनाया, यहीं पे मैंने उसको प्रोफेसर बनाया। हम अपने यहाँ के लड़के जो हमारे यहाँ से पढ़ करके निकले, उन लड़कों को ही हमने अपॉइंटमेंट दिया, जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन पाते थे,
इसके माने पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनको मैंने यहीं पर अपॉइंटमेंट दिया। ऐसा नहीं था कि उनको इधर उधर कहीं जाना पड़ा। तो ये कॉलेज जो है हमारे चाहे फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर, हमारे कॉलेज में आपको आधे टीचर ना तो 30-35% टीचर ऐसे मिलेंगे जो हमारे कॉलेज के पढ़े हुए हैं, या हमारे कॉलेज में ही उन्होंने लैब असिस्टेंट में ज्वाइन किया, हमारे यहाँ ही उन्होंने आज लेक्चरर बीटेक पढ़ करके ज्वाइन किया और आज वो पीएचडी किए हुए हैं हर सब्जेक्ट में। तो हमारे यहाँ पीएचडी की भरमार है, हमारे यहाँ जो है सब। तो हमने उनको ये भी प्रेरणा दिया कि तुम लोग धीरे 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 पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जो टीचर हमारे यहाँ 2004 में हमारे यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, वो सारे टीचर मौजूद हैं। या तो उनको सरकारी नौकरी मिल गई तब तो वो चले गए, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिले तो उन्होंने कभी इधर उधर का दरवाजा नहीं झाँका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वासियों साहब को, अपने तोमर जी को, अपने अरविंद जी को और नगेन जी को, गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय निकाला और हमारे बीच में आए, हमारे लोगों को आपने प्रेरणा दिया और वो प्रेरणा से हम लोग बहुत प्रभावित हुए और आपकी बातों को बराबर हम ध्यान देते रहेंगे और उस पर अमल करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही इस संस्थान में आज आरोग्य भारती का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके लिए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय श्रीमान नागेंद्र जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। आदरणीय भाई साहब। कम समय में एक सफल आयोजन कराने का जो प्रयास आज हुआ है, उसके लिए उपस्थित सभी बंधु बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। आभार ज्ञापन के दृष्टि से एक परंपरा है, उसका निर्वहन मुझे करना है। तो आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान के तिवारी जी, जो अपना ये उत्थान संस्थान है उसके सचिव हैं, उन्होंने स्थान ही नहीं दिया, स्वयं अध्यक्षता करने के लिए कम समय में सहमति व्यक्त की। इसलिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में समय भी निकाला, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए सहमति भी दी और पूरे समय उपस्थित है। इसलिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। हम सबके बीच जिनका मुख्य उद्बोधन सुनने के लिए समय आप सबने दिया, डॉक्टर अशोक पाशने जी। हम सब जानते हैं ये अपना संपूर्ण जीवन व्यक्ति कहीं चाहता है, जीवन यापन के लिए कोई स्थान खोजता है, लेकिन उन्होंने समाज कार्य के लिए अपने जीवन को पूरा लगा दिए और 86 से लेके आज अर्थात 35 वर्ष तक आप समाज कार्य में ही लगे हुए हैं। इस समय आरोग्य भारती के अखिल भारतीय आप सचिव हैं। 2 दिन के व्यस्तम प्रवास में अगर उनका सुबह कल से मैं देख रहा हूं और जो कार्यक्रम लगा उसमें कहीं भी इस आयु में भी ना थकते हुए हर कार्यकर्ताओं से मिलना, इस कार्यक्रम में सहभागी होना, विषय रखना। आज उन्होंने जो विषय रखा कोरोना के इस कालखंड में हम सबके लिए पाथेय है, बिना औषधि के भी हम कैसे ठीक रह सकते हैं कि रास्ता बताया है। आज उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, जो हमको मंत्र दिया है, उसके लिए मैं डॉक्टर अशोक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन सभी आज के कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर जी.एस. तोमर जी, हम सब जानते हैं, अभी 4 दिन पहले ही मैंने आपसे बातचीत की थी। उसमें परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ था और इस कारण से चिकित्सालय में आपका बहुत आना जाना था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये कार्यक्रम आप कैसे करा पाएंगे, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी लगन, उनकी सोच ने यह कार्यक्रम सफल कार्यक्रम कराने की जो भूमिका निभाई है, मैं डॉक्टर साहब का हृदय से आभारी हूँ। उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उन्होंने यह कार्यक्रम संपन्न किया। अपने क्षेत्र संगठन का जो काम देखते हैं, माननीय गोविंद जी, मूलतः
उनका कदम कभी स्थिर नहीं रहता, फोन चलता ही रहता है। आज भी यहाँ कार्यक्रम के करते हुए चाय पी रहे थे तो भी 3 फोन लगा दिए। और इस कार्यक्रम में, व्यस्त कार्यक्रम में आगे कार्यक्रम क्या होना है इसकी पूरी भूमिका निभाने वाले आज गोविंद जी यहाँ आए हैं अपने व्यस्ततम समय में, मैं उनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ। इसी क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के सह संगठन का काम देखने वाले डॉक्टर संग्राम सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ कि इस आरोग्य भारती के माध्यम से हम सबके बीच में अपना समय दिए हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के जो संगठन और कार्यक्रम के आयोजन के सूत्रधार हैं डॉक्टर अवनीश पांडे जी, आप जो काशी प्रांत के आरोग्य भारती का अपना संगठन है उसके सह सचिव हैं, प्रयाग में ही आपका आवास है। उन्होंने बहुत भागम भाग में भी अच्छा और व्यवस्थित कार्यक्रम किए हैं, इसके लिए वे भी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। यह सब कार्यक्रम यदि सफल हो पाया तो विभिन्न संकायों के फैकल्टी के आप सब ऐसे बंधु जो उपस्थित होकर धैर्य पूर्वक जो सुनाने का ही काम करते हैं अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, आज हम सब को यहाँ पर अपना संपूर्ण समय देके आपने इसे आरोग्य भारती के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी, पूरा समय दिया, उसके लिए परिसर भी की ओर से भी जिन्होंने स्थान दिया, सुलभ भी नहीं कराया बल्कि हर सब सुविधाओं से हमको उपलब्ध कराया, इसलिए परिसर का भी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे सिंह साहब, उन सबको मैं हृदय से आभारी हूँ। आज की इस फोटोग्राफी का जो युग है, पूरी छायांकन करने का काम जो कर रहे थे, यहाँ पे जितने भी लोग लगे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संस्थान के उन सभी बंधुओं के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने हमें इस सफल कार्यक्रम के आयोजन में अपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका से इस कार्यक्रम को सफल किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। झंडू फार्मा की तरफ से भाई साहब कृपया आगे आ जाएं, सर आपको बुला। आप हमारे नागरिक जी बच्चे हैं, एक तो आपके लिए सर शांति मंच के बाद डिस्कस करना है। हाँ शांति सभी लोग अपने स्थान पे सीधे बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे सभी लोग। हमारे साथ दोहराएंगे शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ आद्यो शान्तिः, अंतरिक्षोऽधं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामां शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। यह सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
दे दो यहाँ एक नाभिक की सभी लोगों से आग्रह है कि लाइब्रेरी में जलपान की व्यवस्था है, सभी लोग लाइब्रेरी में जाएं। और कितने दिन तक ले सकते हैं